ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने अपने इसी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है, जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन या जंगी जहाज़ कहा जाता है। और ये जहाज़ सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका ये जहाज़ दुनिया के किसी भी देश को बेचता भी नहीं है। अमेरिका की जो पूरी आमदनी है उसमें ज़्यादातर का जो इन्हिसार है वो हथियार बेचने पर है, लेकिन अमेरिका ये जहाज़ किसी भी देश को नहीं देता है, ना अपने करीबी देश यानी इज़राइल जो उसका एक तरह से प्रोक्सी कहा जाता है उसको भी अमेरिका ने ये जहाज़ नहीं दे रखा है। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इसी जंगी जहाज़ की चर्चा हो रही है। तो आइए इस वीडियो में मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि इस जंगी जहाज़ की खूबी क्या है, क्योंकि इसी जंगी जहाज़ और फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। और अमेरिका का दावा यह है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, तमाम यूरेनियम को तबाह कर दिया है, और अब ईरान दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू नहीं कर सकेगा। इस फाइटर प्लेन का जो पूरा नाम है B-2 स्पिरिट बम्बार। B का मतलब है बम्बार और 2 का मतलब है दूसरा। तो ये इसका पूरा नाम है। और इसकी जो सबसे बड़ी सलाहियत है वो ये कि ये एटमी हथियार ले जाने और चलाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। जो एटम बम है, जो एटमी वारहेड होते हैं, उसको तमाम जहाज़ों में इस्तेमाल करके नहीं ले जाया जा सकता है या उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस खुसूसी जहाज़ के ज़रिए ही एटम बम को कहीं भी ले जाया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादातर जो ममालिक हैं जिनके पास जो एटम बम है तो वे एटमी बमों का इस्तेमाल करने के लिए मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि वो मिज़ाइल का इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए एटम बम टारगेट पर जा कर के गिरेगा, कि जहाज़ में उस एटम बम को रखा जाए और उसके ज़रिए टारगेट को हिट किया जाए। ये सलाहियत ज़्यादातर देशों के पास नहीं है। इस बम्बार की या कह लीजिए इस फाइटर प्लेन की एक और ख़ूबी यह है कि एक मरतबा तेल भरने के बाद ही ये 11,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है, यानी बीच में रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जितने फाइटर जेट है, जंगी जहाज़ है, वो सब 1000 से ज़्यादा किलोमीटर की रेंज को तय नहीं कर सकते हैं। अभी इज़राइल ईरान पर फाइटर प्लेन से हमले कर रहा है, तो ईरान और इज़राइल के बीच में जो फासला है 1700 से 1800 किलोमीटर का, इसके बावजूद इज़राइल के फाइटर प्लेन को जो अमेरिका का ही दिया हुआ है रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इराक़ में अमेरिका का जहां फ़ौजी अड्डा है वहां उसमें तेल भरा जाता है, कई मरतबा फ़िज़ा में ही, आसमान में ही रिफ्यूलिंग की जाती है। उसके बाद ही वो फाइटर प्लेन ईरान पर हमला करके वापस जाने की सलाहियत रखता है, वरना बीच में ही कहीं पर यह फ़्लाइट क्रैश हो जाएगा अगर रिफ्यूलिंग ना हो। लेकिन इस प्लेन की खूबी यह है कि 11,000 किलोमीटर का फासला बग़ैर रिफ्यूलिंग के तय कर सकता है। और ईरान और अमेरिका का जो फासला है वो 11,500 किलोमीटर का है। और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बहरी बेड़ा मौजूद है और दुनिया का कोई भी देश अमेरिका को इनकार नहीं कर सकता है रिफ्यूलिंग के लिए। तो ये सवाल ही नहीं उठता है, अगर 1000 किलोमीटर का फासला रहता कितना ही ईंधन से चल सकेगा, तब भी अमेरिका के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन जहाज़ की खूबी यह है कि 11,000 किलोमीटर दूर के फासले पर कोई दुश्मन मौजूद है तो वहाँ ये जहाज़ जा सकता है, हमला करके आ सकता है। और अगर एक मरतबा यहाँ रिफ्यूलिंग हो जाए इस जहाज़ में तो फिर 18,500 किलोमीटर का ये फासला तय कर लेगा। इस जहाज़ की कीमत क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, वो ज़रा सा जान लीजिए। इस जहाज़ की जो कीमत है वो 2 बिलियन से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और 2 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी रकम है। इस जहाज़ को जब ऑपरेट किया जाता है, इस जहाज़ को जब चलाया जाता है, तो फ़ी घंटा जो खर्च आता है वो 1,35,000 डॉलर। और जो माहाना मेंटेनेंस खर्च है इस जहाज़ का वो 3 से 4 मिलियन डॉलर है। इस जहाज़ की जो कंपनी है जिसने इस जहाज़ को बनाया है उसका नाम है नॉर्थ ग्रुप ग्रूमन। ये कंपनी इस जहाज़ को तैयार करती है। और इस जहाज़ की जो अहम खूबी है, जो फीचर्स है, उसमें एक ये है कि इसकी जो लंबाई है वो 69 फीट है, जो ऊंचाई है 17 फीट है, एक विंग से दूसरे विंग तक की जो चौड़ाई है वो 172 फीट है। और इतनी सारी खूबी, इतना बड़ा फीचर बहुत कम जहाज़ों में होता है कि एक विंग से दूसरे विंग में इतनी ज़्यादा चौड़ाई हो, 17 फीट की ऊंचाई हो, लंबाई 69 फीट हो। उसके अलावा टेक ऑफ का जो वज़न है वो भी इसका 1,52,000
636 किलोग्राम है। तो ये बहुत बड़ा वज़न है, इसका बहुत बड़ी खूबी है। इसके अलावा इस जहाज़ की एक और खूबी देखिए कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि फ़िज़ा में कहीं भी ठहर सकता है और रडार में नज़र नहीं आएगा। एयर डिफेंस सिस्टम से इसको नाकाम नहीं बनाया जाएगा, तो ये रडार पर दिखाई नहीं देता है। कुछ ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल होता है जो रडार व्यूज़ को जज़्ब कर लेता है। उसके अलावा जो दूसरे जंगी जहाज़ है स्टील्थ टेक्नोलॉजी के, उसमें F-117 है जिसको नाइट हॉक कहा जाता है। उसके अलावा F-22 है जिसको रैप्टर कहा जाता है। उसके अलावा F-35 है जिसको लाइटिंग कहा जाता है। और इन दिनों इजराइल अमेरिका का यही फाइटर प्लेन ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। राफेल जो फ्रांस का बनाया हुआ है और उसने इंडिया को दिया है, राफेल की भी खूबी यही बताई जाती है कि उसके पास भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी है और वो भी रडार में नज़र नहीं आता है। फ़रोख्त या बेचने के हवाले से जो पॉलिसी है, तो जो मैंने शुरू में बताया कि B-2 बम्बार किसी भी मुल्क को फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। ये अमेरिका की पॉलिसी है, नॉट फॉर सेल। तो अमेरिका का ये जो जहाज़ है सेल के लिए नहीं है। अमेरिका हथियार बेचकर ही अपनी मैशत को मजबूत बनाता है, उसी से पूरा अमेरिका का सिस्टम चलता है। लेकिन ये उसका ऐसा जहाज़ है जिसको किसी को नहीं बेचता है। इज़राइल को भी ये जहाज़ अमेरिका ने नहीं दे रखा है, ना अमेरिका के जो अलाइज़ है, इत्तेहादी है, उसके पास भी ये जहाज़ नहीं है। उसके बाद सिर्फ अमेरिकी पायलट ही इन तैयारों को उड़ाते हैं। अमेरिका के अलावा जो दूसरे ममालिक है वहाँ के पायलट को इन जंगी जहाज़ों तक रसाई नहीं दी जाती है। और ये जहाज़ भी सिर्फ अमेरिका के एयरबेस पर ही रहता है। अमेरिका का एयरबेस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एयरबेस मौजूद है, लेकिन वहाँ भी अमेरिका का ये फाइटर प्लेन खड़ा नहीं होता है। अरब देशों में या जहाँ कहीं भी अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है, वहाँ अमेरिका का F-35 है या F-16 है या दूसरा अमेरिका का फाइटर प्लेन है, ये प्लेन सिर्फ अमेरिका में ही खड़ा होता है। तो अमेरिका इस प्लेन को बचा कर रखता है, किसी को नहीं देता है। और शायद पिछले कई सालों बाद अमेरिका ने इस फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए। ये देखिए, ये फाइटर प्लेन है यहाँ जिसको B-2 स्टील्थ बम्बार कहा गया है या स्पिरिट बम्बार इसको कहा जाता है। और इसमें जिस बम का इस्तेमाल किया जाता है हमला करने के लिए, वो जो बम है उसका नाम है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर। तो ये सबसे ख़तरनाक बम है, MOP इसका शॉर्टकट नाम है। और ये यानी एटम बम के बाद जो बम सबसे ख़तरनाक है, जिससे सबसे ज़्यादा तबाही और बर्बादी होती है, वो यही MOP बम है। इसका जो वेट है वो 13,600 kg का है और इसमें जो एक्सप्लोजिव पे लोड होता है वो 2700 kg होता है और इतना किसी बम में नहीं होता। और ये बम अगर ज़मीन पर गिरता है तो सिर्फ उस ज़मीन के आसपास की चीज़ों को तबाह नहीं करता है, बल्कि इस बम में ये काबिलियत है, ये सलाहियत है कि अगर 60 मीटर नीचे अंडरग्राउंड कुछ है तो उसको भी तबाह करने की ये बम सलाहियत रखता है। और ये बम सिर्फ अमेरिका के पास है, जिसको बंकर बस्टर कहा जाता है। इज़राइल के पास नहीं है, इंग्लैंड के पास नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इसी पर अमेरिका को नाज है और ट्रम्प बार बार कहते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे ख़तरनाक बम है। और फाइनली इस बम का अमेरिका ने इस जहाज़ के ज़रिए इस्तेमाल किया और ये अंडरग्राउंड पहुंचता है। और उसने दावा किया है कि ईरान का न्यूक्लियर जो साइट से वो तबाह हो गया है। ये देखिए, मैप के ज़रिए बताया गया कि ये ज़मीन की सतह है और यहाँ पर अगर ये बम गिरता है तो ये ज़मीन को चीरता हुआ ये जो बम है, बंकर बस्टर है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। और 60 मीटर नीचे अगर अंडरग्राउंड में 200 फीट नीचे कोई साइट है, कोई न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है या कुछ भी है बड़ा, तो उसको ये बम तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, वो बच नहीं पाएगा। लेकिन अब ये दावा सामने आ रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर साइट है फोर्डो में, जहां इस बम को गिराया गया है, वो सिर्फ 200 फीट नीचे नहीं है, बल्कि 260 से 295 फीट नीचे है। यानी सिर्फ 60 मीटर नहीं बल्कि 80-90 मीटर नीचे है और इस बम की सतह से मज़ीद नीचे है। और उस जहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान का, उसके ऊपर स्टील को लगाया गया है, तो ये बम वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर सिर्फ एक बम नहीं बल्कि 2-3 बम अगर इसमें रखा जाए तो फिर
60 मीटर से नीचे भी इसका असर जाएगा, उसको भी नुकसान पहुंचेगा और इसमें जितना पे लोड था उससे नुकसान हुआ होगा। उधर ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका के हमले का पहले से अंदाज़ा था, इसलिए ईरान ने तमाम यूरेनियम को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था। बहरहाल जो ये इसमें डेटा है कि ये जहाज़ किस तरह काम करता है, तो ड्रॉप्ड बाय दी B-2 stealth bomber, the GBU-57 is designed to strike locations that require significant penetration, such as 100 and deeply buried bunkers, tunnels and facilities. कि कोई अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है या कोई टनल बना हुआ है या ज़ेर ज़मीन बंकर बना हुआ है, तो उस पर अटैक करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए इसी बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर समझिए कि इज़राइल ने अपने बंकर बना रखे हैं और इज़राइल पर जब भी कोई अटैक होता है, मिसाइल हमला होता है, तो इज़राइली बंकर में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि जो उमूमन आम तौर पर जो उमूमी हथियार है, बम है, वो बंकरों को तबाह करने की सलाहियत नहीं रखते हैं, टनल्स को तबाह नहीं कर पाते हैं। खुद आप गज़ा पट्टी की मिसाल ले लीजिए कि गज़ा पट्टी में जो टनल्स मौजूद हैं, जो सुरंगें मौजूद हैं, उनको तबाह करने के लिए इज़राइल लगातार ख़तरनाक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बावजूद भी तमाम टनल्स को तबाह नहीं कर सका, क्योंकि उसकी जो गहराई है वो काफ़ी नीचे है, 60 मीटर से ज़्यादा उसकी गहराई है और इज़राइल उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। और इज़राइल को हालांकि अमेरिका ने इस तरह के ज़रूर कुछ बम दे रखे हैं जो 10 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं, 15 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं, और इसी तरह के बमों का इस्तेमाल क्या है अमेरिका ने गज़ा पट्टी पर, जिसकी वजह से कुछ टनल तबाह हुए हैं। या शहीद हसन नसरुल्लाह को जब इज़राइल ने शहीद किया बम से हमला करके, तो वो जिस टनल में मौजूद थे या ज़ेर ज़मीन जिस बंकर में मौजूद थे, शहीद हसन नसरुल्लाह, उसकी जो गहराई थी, वो जो अंडरग्राउंड में था 80 फीट नीचे, लेकिन अमेरिका ने इज़राइल को बम दे रखा था जिसका जो वज़न था वो काफ़ी ज़्यादा था, और उसकी वजह से वहाँ पर उनकी शहादत हो जाती है। लेकिन 60 मीटर नीचे गहराई तक हमला करने वाला कोई भी बम मौजूद नहीं है। इस बम की जो खूबी है, द बम कैन पेनिट्रेट अप टू 60 मीटर्स 200 feet into the ground. Iran's deepest sites Fordo is estimated to be 80-90 meters, 260-295 feet below ground, and may need multiple strikes at the same location to reach the facility. तो जो फैसिलिटी है, जो साइट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक हमला काफ़ी नहीं, बल्कि कई हमले लोकेशन पर होंगे, तब वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इट कैरीज अ लार्ज एक्सप्लोजिव पे लोड विच इट डिटोनेटेड व्हेन इट रीच इट्स टारगेट। तो अमेरिका ने अपने कई सारे B-2 स्टेल्थ बम्बार को भेजा, उसने टारगेट किया, हमला किया, और अब अमेरिका इसको अपनी कामयाबी करार दे रहा है। लेकिन ईरान ने इस हमले के बाद कहा है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, अमेरिका के पास ज़रूर ये जंगी जहाज़ है, इस तरह की ताकत है, इसके बावजूद हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हम भी जवाब देंगे। और यही ईरान की खूबी है कि ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान सुपर पावर सिर्फ अल्लाह को मान रहा है, और अल्लाह पर भरोसा करके ईरान अमेरिका से अब लड़ने का ऐलान कर चुका है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ईरान अब लड़ना चाहता है। क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए इज़राइल और अमेरिका दोनों को ईरान ने टारगेट करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। और ईरान अमेरिका पर कैसे हमला करेगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो फासला है काफ़ी लंबा है, और डायरेक्ट अमेरिका तक पहुंचना ईरान के लिए पॉसिबल तो नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना बड़ा फासला है, उसको लोकेशन से समझिए। देखिए यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यानी, और यहाँ से इतना लंबा फासला तय करके ईरान मौजूद है। ईरान और अमेरिका में जो ड्यूरेशन है, जो फासला है, वो 11,500 किलोमीटर का है। और ईरान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए यहाँ पर आकर हमला करना फ़िलहाल पॉसिबल तो नहीं है। ये अटलांटिक सी है, जितना बड़ा समंदर है, उसके बाद फिर यूरोप आ जाता है, उसके बाद फिर कई सारे समंदर आते हैं, फिर यहाँ पर ईरान मौजूद है। लेकिन ईरान ने कहा कि मिडिल ईस्ट में ईरान के चारों तरफ अमेरिका का जो बहरी अड्डा या फ़ौजी अड्डा मौजूद है, जो अमेरिकी नेवी मौजूद है, उसको टारगेट किया जाएगा, निशाना नहीं बनाया जाएगा। और
اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے, وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دنیا کی کئی بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی فوجوں سے شکست ہوئی ہے, تو کوئی ٹھیک نہیں کہ ایران یہاں تک بھی پہنچ جائے. فی الحال امریکہ اپنی اس لوکیشن کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے, کیونکہ امریکہ تک پہنچنا, ایکسس حاصل کرنا آسان نہیں ہے, اور اسی لوکیشن کی وجہ سے امریکہ اپنی نیوی کو, اپنے بحری بیڑا کو تمام علاقوں میں رکھتا ہے. اس کے علاوہ ہر علاقے میں امریکہ نے اپنا آرمی ایئر بیس بنا رکھا ہے, اور وہاں سے اس علاقے کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو ایران نے آس پاس میں جو امریکہ کی آرمی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کا پلان بنایا ہے. لیکن جو امریکہ کا یہ فائٹر پلین ہے, اتنا 11,500 کلومیٹر پہنچ کر وہاں حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی پر فوکس کرنا ضروری ہے, جنگی طاقت حاصل کرنا ضروری ہے. مسلم ممالک نئے دور کی جو جنگی طاقت ہے, جو ایئر فورس کی لڑائی ہے, اس میں کچھ ضرور پیچھے رہ گئے ہیں. آج کے دور میں یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کی آرمی کتنی بڑی ہے, یعنی جو پرسنل آرمی ہے اس کی تعداد 1 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 15 لاکھ ہے, 1 ملین ہے, 2 ملین ہے, بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کی جو ایئر فورس ہے, آپ کے پاس جو فائٹر پلین ہے, آپ کے پاس جو میزائل ہیں, وہ کتنے زیادہ اہم ہیں. اور یہ طاقت جس کی جتنی زیادہ ہوگی اس کا دنیا پر اتنا ہی غلبہ ہوگا, اور امریکہ اپنی ایئر فورس کی وجہ سے یہاں پہنچ سکتا ہے. اگر امریکہ اپنی گراؤنڈ آرمی کے ذریعے چاہے یہاں تک پہنچنا, حملہ کرنا, تو یہ کبھی پوسیبل نہیں ہوگا. نیوی کے ذریعے چاہے تب بھی امریکہ کامیاب نہیں ہو پائے گا, اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا, کسی ملک پر وہ قبضہ نہیں کر پائے گا. لیکن ایئر فورس کی وجہ سے, فائٹر پلین کی وجہ سے امریکہ افغانستان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, عراق پر حملہ کرتا ہے, لیبیا پر حملہ کرتا ہے, کئی اور ملکوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. حالانکہ جب گراؤنڈ آرمی امریکہ کی اترتی ہے تو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, اور افغانستان جیسے ملک میں بھی 20 سال جنگ لڑنے کے بعد امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ایئر فورس کی وجہ سے امریکہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اتنا لمبا فاصلہ ہے, اس کے باوجود ایران نے امریکہ پر حملہ کر کے یا امریکہ کے خلاف جنگ لڑنے کا اعلان کر کے ضرور بتا دیا ہے کہ جنگ حوصلوں سے لڑی جاتی ہے, ہمت سے لڑی جاتی ہے, اور ایران نے ہمت اور حوصلہ دکھایا ہے.